आपका योर स्टॉक्स में मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अगले आधे घंटे आपके तमाम सवालों को हम इस शो में शामिल करेंगे। बाजार पर एक एक्सपर्ट नजरिया भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तक सवाल पहुंचाने का जो तरीका है वो जरा जान लीजिए। तो स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको वो तरीके बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल, अपनी क्वेरीज, अपनी शंकाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो वो तरीके क्या है? पहला तो नंबर है। जी हाँ, जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और एक्स पर अगर आप हैं, तो यहां पर आप हमें फॉलो कीजिए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। आप यूट्यूब कमेंट के जरिए भी हम तक सवाल पहुंचा सकते हैं और इन सवालों को हम अपने रेगुलर शो में शामिल करते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ आज होंगे अक्षय पी भागवत, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से, और इसके साथ ही गिरीश सोडानी होंगे स्वास्तिका से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अक्षय, सबसे पहले आपके पास आएंगे। प्रेशर बाजार में साफ तौर पर निफ्टी में देखें तो नजर आ रहा है, और फिलहाल हम देखें 19,270 के आसपास इस वक्त निफ्टी में ट्रेड होता हुआ 95 अंकों की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। हालांकि बैंक निफ्टी में देखें तो वहां पर एक है हरियाली साफ तौर पर नजर आ रही है, और हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स भी हैं जो आज काफी उछाल मारते हुए नजर आए। अभी के बाजार को अगर देखें तो फिलहाल यहां से आपकी रणनीति क्या होगी, क्या करना चाहिए बाजार में? मॉर्निंग प्रशांत जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की का जो अहम स्तर है 19,300, फिलहाल डे ट्रेडिंग में वो लेवल टूट चुका है, तो संभाल के ट्रेड करना है। लॉन्ग की तरफ कम से कम वापस एक बार 19,300 के ऊपर उछाल करता है सेकेंड हाफ में निफ्टी, तो फिर कंसिडर कीजिए निफ्टी या ब्लू चिप कंपनीज को बाय करने के लिए, क्योंकि यहां से जो आज फिलहाल जो ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है डे ट्रेडिंग में, उसके टारगेट नीचे की तरफ 19,000 या 19,050 तक बन रहे। तो थोड़ी सी वीकनेस चल सकती है आने वाले हफ्ते के लिए, अगर आज हम 19,300 के नीचे क्लोज हो जाते हैं बाय द डेज क्लोज। कंपेयर टू दिस, अगर आप बैंक निफ्टी में देखें, जैसे आपने बराबर कहा, आज थोड़ा वहां एक हरा सा रंग है, थोड़ा बैंक निफ्टी आज सपोर्ट में आया है मार्केट के। तो अगर आप सिलेक्टिव स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऐसा भी कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है कि पूरा आप बेच दीजिए और यहाँ से बहुत बड़ी फॉल है। सिलेक्टिव पॉकेट्स ऑफ बाजार में अभी भी काफी बार्गेन बाइंग्स दिख रहे हैं। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में मिड कैप वाली बैंकिंग देखे, जो आईओबी है या साउथ इंडियन बैंक हो या बंधन बैंक हो, वहां पे सब मिड कैप बैंकिंग में काफी स्ट्रांग एक्टिविटी है बाइंग की, तो वहां पे अपना नजरिया रखिए बाई की तरफ। हमारा मानना है कि ये जो फॉल होगा इंडाइसिस में या बैंक निफ्टी में भी हो, वो टेम्परेरी होगा, ये रुक जाएगा एक सर्टेन लेवल के बाद। तो बाइंग के लिए आप जरूर अपने अपॉर्चुनिटीज देखते रहे, स्पेशली जहां मोमेंटम है उसको आप फॉलो कीजिए, ये हमारी राय होगी। बिल्कुल। तो ये बाजार पर फिलहाल ड्राई बाजार में लगातार एक करेक्शन नजर आया, लेकिन वहां पर संभल कर जो है वो ट्रेड करने की सलाह आती हुई अक्षय जी की तरफ से। चलिए, एक इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अमित हैं ठाणे महाराष्ट्र से। अमित, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। मेरे पास है ना अभी 182 के कल्याण ज्वेलर्स है सर, 92 शेयर्स। ठीक है, एक बार लेवल बताएंगे। 182 ना? 182 में मैंने खरीदा है। ठीक है, अमित आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, बताएं, पूछें, आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे अभी ये होल्ड कर सकता हूँ मैं अभी? कितना नजरिया आपका? सॉरी, कब तक आप होल्ड कर सकते हैं? मुझे कुछ नहीं, मुझे 1-2 महीने तक मैं होल्ड कर सकता हूँ ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कल्याण ज्वेलर्स पर जरा हम गिरीश जी आपसे राय ले लेते हैं। 1-2 महीने का हालांकि इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए कल्याण ज्वेलर्स पर? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स में ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग रहा है। ऑलरेडी 197 का जो एक लेवल था वो काफी अच्छे तरीके से ब्रेक करा था स्टॉक ने, एंड 217 218 के एक रेंज है, 225 का एक रेंज हुआ था। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग ही है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स भी थे वो भी काफी अच्छे आए थे, मार्जिन भी काफी इंप्रूव हुआ था, 22-23% से मार्जिन इंप्रूव करे थे, एंड रेवेन्यू जंप भी ऑलमोस्ट 33-34% की रेवेन्यू जंप दी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। 240
का एक टारगेट मेजर कर सकते हैं अगले 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो हमारा ऑलरेडी प्रीवियस पोजीशनिंग है वो 197 की है, 197 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 240 का एक टारगेट है। ठीक है, तो यहां पर आपको विशेष रणनीति सुझाते हुए गिरीश जी, और अब बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर से जुड़ते हैं। नवकार हैं जलगांव महाराष्ट्र से। नवकार जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। सर मेरा ये सवाल था कि गार्डन रीच शिप बिल्डिंग कंपनी जो है उस पे मेरी 775 की परचेस है। ठीक है, 250 शेयर है सर, तो आगे कब तक होल्ड करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, थोड़ा आप आइडिया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है। गार्डन रिच के शेयर जिन लेवल पर इन्होंने लिया है उस लेवल से इस वक्त थोड़ा नीचे ये इस वक्त स्टॉक नजर आ रहा है। शेयरों की संख्या जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 220 नहीं, उन्होंने 200 250 के करीब शेयर लिए हुए हैं। चलिए इस पे एक राय ले लेते हैं। अक्षय बताएं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिया चाहते हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया गार्डन रिच पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? गार्डन रीच जो स्टॉक है उसमें गए 2 दिन में आप देखेंगे वहां पे एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम पकड़ा, जहां पे उसने ब्रेकआउट स्टेज करा 650 के स्तर पे। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो पहले मैं अगर शॉर्ट टर्म नजरिए की बात करूं तो एक हल्की सी मुनाफा वसूली का दौर आपको देखने को मिल सकता है, जहां पे स्टॉक लोअर एंड पे 725 या 730 के स्तर आपको दिख सकते हैं। ये एक हफ्ते की बात करूं शॉर्ट टर्म की। अगर एक मीडियम टर्म वाली, अगर एक 15 दिन से 20 ट्रेडिंग सेशन की बात करूं मैं, तो जो ब्रेकआउट वाला पॉइंट था 650, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये लेवल के नीचे गार्डन रीच जाना ही नहीं चाहिए। अगर इसमें तेजी बरकरार रहेगी तो आपके जो स्टॉप लॉसेस बनेंगे मीडियम टर्म में 650 के नीचे होंगे। अभी भी जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। आप ऊपर में 875 से 900 तक टारगेट बना के चले तो पॉजिटिव व्यू है मीडियम टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में हल्की सी आपको एक डिप मिल सकती है जो ज्यादा कंसर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बेहतर नजरिया मिलता हुआ, और जो सपोर्ट लेवल है और जहां पर आपको नजर रखनी है वो भी आपको सुझाते हुए 650 के करीब अक्षय जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर राजीव हैं गाजियाबाद से। राजीव जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास 3000 शेयर हैं एमटार टेक्नोलॉजी के, जिन्हें मैंने 1738 रुपए में खरीदा है। ठीक है, मैं इसका लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म नजरिया एमटाटेक, लगातार सवाल आ रहे हैं और हमने देखा स्टॉक में लगातार मोमेंटम भी पकड़ा है। अगर हम पिछले 5 दिनों को देखें तो लगभग 1% ऊपर, और पिछले 1 महीने में लगभग 8% ऊपर ये स्टॉक भाग चुका है। चलिए गिरीश जी बताएं, एमटाटेक क्या करना चाहिए? देखिए एमटार टेक में सारे पोर्शन स्ट्रॉन्ग ही हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर नजरिया है तो लॉन्ग टर्म्स के लिए इनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मेरी जो सजेशन है वो यही है कि 2170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आगे के लेवल्स मुझको यहाँ से 2400 से 2450 का लेवल तो डेफिनेटली अगले 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए दिखता है। ओवरऑल आईटी मिड आईटी सेगमेंट्स में सब काफी बुलिशनेस आ रही है, तो ये लेवल्स ऑब्वियसली दिख सकते हैं, तो होल्ड करके रखें। ठीक है, तो यहां पर आपको होल्ड करने की सलाह लॉन्ग टर्म के नजरिए से, बेहतर संकेत स्टॉक से आते हुए। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। निखिल हैं पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए। निखिल गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल था बैंक ऑफ इंडिया पे, मेरे पास 200 शेयर है 84 रुपीज पे। आपका कोई खास नजरिया लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। ठीक है, कब तक रुक सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम? 1 साल तक। ठीक है, 1 साल का नजरिया बैंक ऑफ इंडिया पे, इनके लेवल से थोड़ा ऊपर फिलहाल ये स्टॉक, और लॉन्ग टर्म में मतलब 1 साल तक रुक सकते हैं। चलिए गिरीश जी आपसे ही इस पे राय चाहेंगे, बैंक ऑफ इंडिया क्या करना चाहिए? देखिए मिड साइज बैंकिंग सेगमेंट्स है, तो धीरे धीरे काफी चीजें रिवाइज हुई हैं इनकी। लोन्स बुक्स भी अगर हम देखें या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर्स देखें तो काफी धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ पोजीशंस पर हैं। बट मेरा, क्योंकि ऑलरेडी ये बैंकिंग सेक्टर्स और मिड बैंकिंग सेक्टर्स में रहते हैं, तो स्लो मूविंग स्टॉक रहता है। उस हिसाब से मेरा सजेशन ये है कि 75 का, क्योंकि पोजिशनल बाइंग है, तो 75 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 75 से नीचे अगर ये स्टॉक दिखाई देता है तो चांसेस हैं कि ये आपको 50 और 52 53 का एक रेंज डेफिनेटली दिखाएगा। तो 75 के स्टॉप लॉस से मेंटेन करें, 120 के 125 का एक टारगेट मेंटेन कर लें। जहां 120-25 आ जाए तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करके वो वापस अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर। ठीक है, तो यहां पर आपको बेहतर रणनीति
आती हुई गिरीश जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। मुकेश हैं बिहार से और इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है इंस्टाग्राम के जरिए और इनका सवाल IRFC पे है। 30 स्टॉक इन्होंने लिए हैं IRFC के। 500 माफ कीजिएगा, हाँ 500 स्टॉक लिए हैं 30 रुपए के लेवल पे इन्होंने लिया है IRFC। चलिए एक बार इस पे राय लेते हैं। अक्षय, क्या करना चाहिए IRFC पे? IRFC में अगर मैं प्राइस चार्ट देखूं तो गए लास्ट 2 हफ्तों की बात अगर देखें तो रेलवे स्टॉक्स में बहुत बड़ी उछाल आई थी। इसमें भी आप एक पॉजिटिव वीकली चार्ट पे 38 के स्तर पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था। 51 तक चला था स्टॉक। हालांकि थोड़े लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में कूल डाउन हो रहा है स्टॉक। ब्रॉडर टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। होल्ड करने की राय होगी अगर आपका मीडियम टर्म का नजरिया है तो। एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस इसका आप बना के चले 40 के नीचे और मुझे लगता है कि ये वापस मोमेंटम पकड़ लेगा ऊपर की तरफ और आपको 65 तक ये मीडियम टर्म जो 2 से 3 महीने की अवधि है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां तक आपको ये टारगेट बना के आप ये ट्रेड में बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बेहतर नजरिया आता हुआ अक्षय जी की तरफ से और यहां फिलहाल चैंपियन जानने की। और ऑप्शन की दुनिया में कौन है चैंपियन, ये बताने के लिए आज एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज ऑप्शन की दुनिया में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप देखिए मार्केट में डिसेंट करेक्शन हो चुका है और अब ओवरऑल रिसेंटली अगर आप देखें तो बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट लास्ट 2 दिनों से थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो इंडिविजुअल काउंटर्स में मुझे बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक ये लेवल्स पे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो एक 89 EMA के आसपास के सपोर्ट लेकर इस स्टॉक में आज नियरली 1% की तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है यहाँ से तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से आ सकता है करंट लेवल से। तो आई वुड से करके कि इसमें आप 950 की जो कॉल है वो बाय करें। 10 से 11 रुपए के बीच में बाय करना। अभी 11.5 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। फिक्स स्टॉप लॉस इसमें 3.75 का रहेगा। टारगेट 24 तक के रहेंगे। एज पर स्टॉप लॉस अगर आप देखते हैं तो लॉसेस आपको 4.5 तक के 4.5 तक हो सकते हैं और जो प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें रहेगा वो 8,000 तक रहेगा। तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्नेहा जी की ऑप्शन जो स्ट्रेटजी है वो एक्सिस बैंक पर है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेहा। तो एक्सिस बैंक की 950 की स्ट्राइड जो है वो 10 से 11 रुपए पे खरीदें, लक्ष्य 24 तक का और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगभग 3.25 रुपए रखें। अधिकतम मुनाफा इसमें 8,000 तक का आपको हो सकता है, अधिकतम नुकसान 4,500 तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर सवालों को अपने शो में हम शामिल करते हैं। हमारे जो अगले दर्शक हैं जिन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया, उनका नाम AB खुराना है। चंडीगढ़ से ये सवाल उन्होंने हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल KNR कंस्ट्रक्शंस पे है। जी हाँ, KNR कंस्ट्रक्शन के इन्होंने 300 शेयर लिए हैं। 255 के भाव पे इन्होंने लिया है और इनके भाव से इस वक्त जो है स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ। तो जरा इस पे एक नजरिया ले लेते हैं। चलिए गिरीश जी, क्या करना चाहिए? हम ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि इस वक्त नुकसान में है तो एक लॉन्ग टर्म नजरिया ही फिलहाल देख रहे होंगे। गिरीश जी, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। सॉरी, मेरा केएनआर कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा मिक्स व्यू है बिकॉज डेट थोड़ा सा बढ़ा रही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर्स अगर रिजल्ट प्रपोजिशन में देखें तो मिक्सअप रिजल्ट्स ही आए हैं। सिर्फ 4% का ईयर ऑन ईयर परसेंट का ग्रोथ था लास्ट के जो रिजल्ट्स इनके इश्यूज हुए, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 220 का एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 220 के नीचे स्टॉक नहीं जाए, उसके बेसिस पर ये यहाँ से 275 तक का एक टारगेट रख सकते हैं। बट सजेशन यही है कि जैसे ये थोड़ा सा ऊपर आए, एक बार का प्रॉफिट बुक करके और एक स्टेबल रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बड़ा ही मिक्स्ड रिव्यू यहाँ पर नज़र आता हुआ और आपको सलाह दी गई है कहीं और भी जो विकल्प है उसे देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर को जोड़ते हैं। शिव हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। शिव नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी, मेरे पास IEX के शेयर्स हैं और 55 शेयर्स हैं। ठीक है, किन लेवल पे लिया आपने?
ये सर 220 के करीब लिया था, कल मैंने व्हाट्सएप भी किया था आपको। जी 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 जी। और वो करीब 125 आ रहा है अभी। ठीक है ठीक है। तो कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं? सर मैं रुक तो सकता हूँ, बट वो तो पहले तो ये मेजर मार्केट शेयर के थे, 80% इनका था, जी, बट जी। सडनली वो गवर्नमेंट ने कुछ जी, अभी जी। उनका जो आया हुआ है पॉलिसी में उसके बाद से एकदम दब गया शेयर। ठीक है, चलिए इस पे एक राय ले लेते हैं हम। अक्षय, क्या होगी इस पे राय? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे इनके भाव से एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग आधा हो चुका है ये शेयर। आईएक्स का सबसे पहले प्राइस पैटर्न देखूं तो प्राइस पैटर्न वीक है। दूसरी बात है कि जब से सर आपने बाय करा है वहां से आधा हो चुका है शेयर, तो थोड़ा टाइमिंग आपका इसमें गलत पड़ा है। पर मेरा मानना है जब ये गलत पड़े तो तुरंत इसमें एग्जिट करके और इसको डीपर नुकसान ना करके आप दूसरे शेयरों में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जो चार्ट स्ट्रक्चर पॉइंट आउट कर रहा है तो और एक लो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो रिसेंट लो था इसका था 115, जहां से थोड़ा सा गए कुछ हफ्तों से एक टेम्परेरी होल्ड कर रहा है, रिस्पाइट मिल रहा है स्टॉक को। पर चार्ट स्ट्रक्चर क्लियरली बोल रहे हैं कि नीचे में आपको 100 या 105 तक स्तर दिखेंगे। अगर वो आने में भी काफी टाइम लग सकता है तो आपका पैसा इसमें अटका रहेगा। मेरा सजेशन रहेगा आप इससे एग्जिट करके दूसरे उन शेयरों में पैसा लगाइए जहां पे मोमेंटम हो और आपका जो लॉस है वो जल्दी रिकवर हो पाए। ठीक है, तो एक बेहतर रणनीति आपको सलाह दी गई है अक्षय जी की ओर से। चलिए बढ़ते हैं आगे। धर्मेश हैं मुंबई से और वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। धर्मेश, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग जी सर, मैंने आशापुरा बाय किया है 111 के रेट में 855 शेयर। ठीक है। जी, कोई नजरिया और आपका? फिलहाल तो आप इसमें मैं ये सोच रहा था कि 1-2 साल और रुक सकता हूँ अगर अच्छा मुनाफा मिलता है। ठीक है, फिलहाल भी आप मुनाफे में ही हैं। बेहतर लेवल पे आपने लिया है तो उसके लिए आपको जी। बधाई। गिरीश जी, बहुत लंबा नजरिया है और 111 के लेवल पर लिया है। फिलहाल 231 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज जो है लगभग 3.5% की गिरावट यहाँ नजर आ रही है। फिर भी चूंकि 1 से 2 साल का नजरिया है तो क्या सलाह होगी? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमने इनके रिसेंट नंबर्स भी देखे हैं। सेल्स भी बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, 150% का ईयर ऑन ईयर परसेंट पे ग्रोथ आया है। बट जब हम इस टाइप के बड़े मुनाफे के ऊपर चले जाते हैं और मार्केट काफी हाई स्टेज पर खड़ा हुआ और सस्टेनेबल चीजें बेटर हैं, तो हमारा सजेशन ये रहता है कि एटलीस्ट यहाँ से 25-30% का प्रॉफिट बुक कर लें। स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक्स के ऊपर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। यहाँ से 350 तक का भी एक लेवल दिखाई देता है मुझे 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री काफी स्ट्रांग थी इस स्टॉक के अंदर। बट फिर भी सजेशन यही है, क्योंकि ओवरऑल जब बाजार खराब होता है तो हर चीज खराब होती है। तो सजेशन ये है कि एटलीस्ट यहाँ से 25% का प्रॉफिट बुक करें एंड होल्ड करें। 200 का स्टॉप लॉस लगा लें, होल्ड करके चलें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको बेहतर संकेत स्टॉक से मिल जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर बने रहने की आपको आशापुर में सलाह। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनका नाम लोकेश बुनियाल है और लोकेश दिल्ली से उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। किर्लोस्कर ब्रदर्स के इनके पास 200 शेयर हैं, 440 के लेवल पर इन्होंने ख़रीदारी की थी और मेरे ख्याल से लगभग 6 महीने पहले ये ख़रीदारी इन्होंने की होगी और फिलहाल ज़बरदस्त मुनाफे में यहाँ है, तो उनको बधाई। और चलिए इस पर एक नज़रिया ले लेते हैं। अक्षय, क्या करना चाहिए? फिलहाल तो बहुत बढ़िया मुनाफा इनको किर्लोस्कर ब्रदर्स में। राय मेरे ख्याल से वो शायद और आगे संकेत समझना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको मुनाफे के लिए बधाई, क्योंकि बहुत सही टाइम करा है अपने ये स्टॉक को, बढ़िया रिटर्न मिला है। तो मेरी ये राय रहेगी कि इतने बड़े रिटर्न को आप और राइड करके चले, क्योंकि अभी तक कोई भी चार्ट स्ट्रक्चर में मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में मेजर वीकनेस के संकेत नहीं दिख रहे। टेम्परेरी साइडवेज कंसोलिडेशन का फेज है, 750 और 900 का रेंज हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, पर लॉन्ग टर्म चार्ट देखे तो आप इसमें 1000+ के टारगेट बना के चले। तो अगर आप कोई स्टॉप लॉस लेवल बना के चलना चाहते तो 700 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस बनाए, पर मेरा मानना है 1000 आपको 2 से 3 महीने के अंदर इसमें जल्दी दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये राय आपको मिलती हुई किर्लोस्कर ब्रदर पे
कहीं से भी कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, तो आप ये जो मुनाफा है इसको एंजॉय कीजिए, आगे भी इसको कैरी करके ले जाइए और आगे भी आपको बेहतर जो है यहाँ पर रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अजय यादव मुंबई से हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। यस बैंक के इन्होंने 28,000 शेयर लिए हैं, 17 रुपये 17.5 रुपये के करीब इन्होंने ये स्टॉक खरीदा है। ज़रा इस पर एक राय ले लेते हैं। गिरीश जी, क्या करना चाहिए? चूँकि इन्होंने जिस लेवल पर लिया है, अब लॉन्ग टर्म नज़रिया ही लेके चलेंगे, लेकिन मोमेंटम जो है स्टॉक में वो हम लगातार देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि कुछ खास नज़र नहीं आया। देखिए, ये बात तो सही है कि ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम लोग भी साइडवेज में ही लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई अच्छी ग्रोथ आती नहीं है। पैट भी देखें तो ओवरऑल पैट भी काफी रिड्यूस्ड है। इस रिसेंट क्वार्टर का ही पैट ऑलमोस्ट 9% गिरा हुआ है। मतलब ऑलरेडी कोई बहुत अच्छा रिवाइजेशन नहीं है, बट थोड़े थोड़े से बड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो बैंकिंग सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है। तो उसके कंपेरेटिवली में हम दूसरे बैंक्स के अंदर ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि यस बैंक से बाहर निकल के किसी और बेटर बैंक्स में स्विच कर जाएं, क्योंकि ये स्टॉक्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर्स कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको निकल जाने की सलाह, और इस पर हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। गिरीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नमस्कार।